वेलकम टू स्टडी 365। पीएससी का नोटिफिकेशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश जो सिविल आयोग ने है जारी कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले साइंस के टॉपिक के ऊपर। और पीएससी का जो सिलेबस है उसमें 7वें यूनिट पर पे इसे रखा गया है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ह्यूमन बॉडी का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमें कोशिकाओं से देखने को जरूर मिल जाता है। तो पहले जानते हैं इस कोशिका के बारे में, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं साथ में हम उसे भी तैयारी करते रहे। तो बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए फिजियोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी साइटोलॉजी या डी टेक्सोनॉमी। इसका जो राइट आंसर है वह है सी साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी चार्ल्स डार्विन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन या डी रॉबर्ट हुक। तो मानव शरीर की जो खोज की थी वह है रॉबर्ट हुक, डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, वे कौन है? ए रॉबर्ट या रॉबर्ट हुक, बी फ्लेमिंग, सी ल्यूवेनहॉक या डी रॉबर्ट ब्राउन। तो अगर हम इसे तार्किक रूप में देखें तो ल्यूवेनहॉक ने जो की थी उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया था, 1674 ईस्वी में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है तो उन्होंने अलग ही खोज की थी, उन्होंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को रिलेटेड। तो इसका जो ऑप्शन है वह है ए रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें देखकर क्या की थी? किसमें देखा था उसने सबसे पहले? तो क्या प्याज की झिल्ली थी? ए बी पतली कॉर्क के टुकड़ों में उन्होंने देखा था, या सी तालाब के जल में देखा था, या जो ऊपर के जो विकल्प दिए हैं उनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वह है बी पतली कॉर्क के टुकड़े में देखा था। अगला जो क्वेश्चन है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज किसमें की थी? तालाब के जल से की थी या उसमें देखा था, सागर के जल से, मिट्टी में या मानव शरीर में? ल्यूवेनहॉक ने, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो देखा था वह था ए तालाब के जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ए यूकैरियोटिक कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी माइकोप्लाज्मा या डी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो जब सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आए तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो डी शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें देखकर की थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर पहले भी बताया जा चुका है कि ये पतली कॉर्क के टुकड़ों में देख करके खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो पहला जो इसमें है, ए न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, बी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, सी परमाणु झिल्ली मौजूद है, या डी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, जबकि विशेषताएं क्या क्या होती है? परमाणु झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन में बोलता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी यूकैरियोटिक के अंदर पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन उन्होंने क्लोरोप्लास्ट के आगे बोला अनुपस्थित है। तो जब इन्होंने बोला तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है।
तो विशेषता ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम होता है, सेलेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होता है इंग्लिश में। ए कोशिका भित्ति सेल वॉल, बी कोशिका झिल्ली मेम्ब्रेन, सी कोशिका द्रव फ्लूइड, या डी केंद्रक न्यूक्लियस। तो जो इसका राइट आंसर है, पारगम्यता की बात आए तो वो होती है कोशिका झिल्ली। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है वह कैसी होती है, क्या वह पारगम्य होती है, या अर्ध पारगम्य होती है, गैर पारगम्य होती है, या स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह कहीं ना कहीं बी ऑप्शन है, अर्ध पारगम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, या डी दोनों ए और बी से। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है फास्फोलिपिड की जो बनी होती है, फास्फोलिपिड में प्रोटीन और लिपिड दोनों आते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा दोनों हम क्लिक करेंगे। अगर फास्फोलिपिड अगर दिखाई देता है एग्जाम में तो फास्फोलिपिड में करेंगे, फास्फोलिपोप्रोटीन में करेंगे, और नहीं दिखाई देता है तो हम दोनों करेंगे। तो इसका आंसर होगा डी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि लिपिड क्या है। ए लिपिड मोनोसेकेराइड है कि लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, सी फल लिपिड के अच्छे स्रोत होते हैं, या डी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। इनमें से पूछना कि लिपिड है क्या। देखिए, तो लिपिड जो होता है हमारे जो बॉडी या सेल में जो बनते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड का एक तरीके से उससे बना होता है, इसका एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। तो इसका आंसर होगा डी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो कोई भी कोशिका, जैसे किशमिश टाइप की कोशिका होती है, तो उसमें कौन सी होगी। पहला जैसे ऑप्शन में है कोशिका द्रव, या बी कोशिका जीव द्रव, सी कोशिका भित्ति, या डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली, जो कि मेम्ब्रेन ही है जो किसी भी कोशिकाओं में आने जाने की, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ किसी भी जैसे गुणसूत्र, प्रोटीन या जरूरी मात्रा में जो जरूरी पदार्थ हैं, एसेंशियल मटेरियल, उनके आवागमन में, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। इसे मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में पहले भी बता चुका है, तो डिटेल से जानने के लिए पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखें। डेफिनेटली है कि ये चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप 85% तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। ए जीव द्रव का अगर गुंचन हो तब आएंगे जाएंगे, या बी अवसादन की प्रोसेस के थ्रू, सी विसरण के थ्रू, या डी स्वेदन के थ्रू। तो जिस तरीके से किशमिश होती है, तो जो विसरण होता है, विसरण के थ्रू ही कोई मटेरियल जो है या ऑक्सीजन जो है झिल्ली के आर पार ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी विसरण। 14वां जो क्वेश्चन बनता है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से, जहाँ पे हाई जो है सॉल्यूशन जो होता है, उस क्षेत्र से उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसरण, ए या बी ऑस्मोसिस, या सी सक्रिय आवागमन, या डी निष्क्रिय आवागमन।
तो हम ये जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, बार बार कोशिकाओं में हम ट्रांसपोर्टेशन शब्द पढ़ते हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन होगा सक्रिय आवागमन। इसी तरीके से हमको लॉजिक लगाते हुए भी आगे बढ़ना है और सेलेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है, मतलब ऐसा कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो गुण नहीं है। तो हर एक कोशिका में पहला ऑप्शन जो है ए कोशिका भित्ति, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी केंद्रक, डी कोशिका द्रव। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है यूकैरियोटिक सेल में जो केवल जो है पादप कोशिका या प्लांट सेल में पाई जाती है, हमारे या ह्यूमन बॉडी के सेल में नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। जबकि प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होती है, केंद्रक जो है दोनों सेल में पाई जाती हैं, कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है वो भी कहीं ना कहीं दोनों सेल में पाए जाते हैं। तो सिर्फ इसका ऑप्शन हो सकता है ए कोशिका भित्ति। हम जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कोशिश ये करें कि उसका लॉजिक लगाएं। लॉजिक लगाने से ये होता है कि एक के साथ साथ तीन क्वेश्चन भी हमारे क्लियर होते हैं, बाकी के ऑब्जेक्टिव ये क्लियर होता है कि कौन कहाँ पे क्या पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका जिसे कहा जाता है उसकी जो भित्ति होती है मुख्यतः किसकी बनी होती है। ए लिपिड की, बी विटामिन की, सी सेल्यूलोज की, या डी प्रोटीन की। तो ये जो बनी होती है इसमें देखिए ग्लूकोज की जो प्रोसेस होती है, एटीपी जैसे एनर्जी प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज से जो शब्द मिलता जुलता है यहाँ पे सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। इस तरीके से हमें ट्रिकी वाइज भी पढ़ना होगा। अगला जो क्वेश्चन है सेल्यूलोज जो भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो हमने अभी ही पढ़ा कि जो पाई जाती है वो पौधों में इसका ऑप्शन आ जाएगा या तो प्लांट में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसका जो नेचर होता है कोशिका भित्ति की कैसी होती है। ऑप्शन ए पारगम्य होती है, या बी अर्ध पारगम्य होती है या सेमी परमिएबल जिसे कहते हैं, या सी गैर पारगम्य होती है, या डी स्वतंत्र पारगम्य होती है। तो इसका जो ऑप्शन होता है कोशिका भित्ति में, मतलब कोशिका जो भित्ति है वो कहाँ पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। तो जो प्लांट में पाई जाएगी उसका ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं ए पारगम, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो एनिमल सेल होती है उनमें सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति में पारगम्य झिल्ली होती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब कोशिका भित्ति की बारी आएगी किसमें नहीं होती है। ए युगलिना में, बी पैरामेसियम, सी गोन्यूलेक्स, या डी माइकोप्लाज्मा। तो हमने ये पढ़ा कि जो माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी जो है सेल होती है, तो माइकोप्लाज्मा जब सबसे छोटी सेल होती है तो भाई ये पादप से रिलेटेड नहीं है, ये माइकोप्लाज्मा ये जो है समुद्री जीव से जो है, तो माइकोप्लाज्मा जो आएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। तो कौन सी कोशिका का अंग होता है केवल किसमें, वनस्पतियों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं। ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है कि कोशिका जो भित्ति होती है केवल पादप में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन बनता है किसकी उपस्थिति के कारण कोई भी या किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका या पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पशु शब्द दिया है तो पशु एक जंतु में आएगा, यहाँ मानव भी अगर दे होगा तो भी वो एनिमल में ही आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। इसके ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला। कला मतलब होता है झिल्ली, ये हिंदी शब्द है झिल्ली या मेम्ब्रेन का, कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन। डी केंद्रक। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, पहला जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है वो भी पादप में पाई जाती है, प्लांट में, एनिमल में नहीं पाई जाती है। जो नाभिक है और केंद्रक है
ये कोशिका झिल्ली ये पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कोशिका भित्ति। बी, कोशिका भित्ति। अगला जो क्वेश्चन बनता है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जंतु और पादप में क्या क्या पाए जाते हैं देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ, कि क्या जंतु और पादप दोनों में कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अंतर्द्रव्यी और जालिका और कोशिका कला पाई जाती है, या तो डी, कोशिका कला और कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो दोनों में पाए जाते हैं वह इसका आंसर है सी, अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला यानी मेम्ब्रेन। ये दोनों में पाई जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इसके ऊपर का जो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट वाला, तो ये कहीं ना कहीं जो है खाली में प्लांट में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी ये जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति फर्स्ट वाले ऑप्शन में वो भी नहीं पाई जाती है। लास्ट में अगर आते हैं उसमें भी कोशिका भित्ति दी है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन है इसका क्लियर ऑप्शन होगा। इसी तरीके से 23वें वाले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब आते हैं कि कौन से दोनों में पाए जाते हैं, अभी तक था नहीं पाए जाते, अब आता है पाए जाते हैं। ए, कोशिका कला हरित लवक रिक्तिका, या बी, कोशिका भित्ति केंद्रक या रिक्तिका, सी, कोशिका कला कोशिका द्रव्य और केंद्रक, या डी, कोशिका भित्ति हरित लवक या कोशिका द्रव्य। ये तीनों में से कौन जो है बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में अगर जाते हैं कोशिका कला दोनों में पाई जाती है, लेकिन हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होता है खाली वनस्पति में पाई जाती है, तो ये इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बी में अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति ये प्लांट में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी में आते हैं कोशिका कला कोशिका द्रव्य या केंद्र, तो कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है और केंद्रक यानी न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये तो पाए जाते हैं। लेकिन अगला ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि डी में क्या है, कोशिका भित्ति, तो ये तो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाया नहीं जाता। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट ये भी प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाया नहीं जाता। तो जो सभी दोनों सेल में मिले, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है सी, कोशिका कला कोशिका द्रव और केंद्रक। यही तीन अवयव या जो पार्ट्स होते हैं किसी भी कोशिका के अंग का, जो वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किसके रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव और नाभिक दोनों शामिल होते हैं। तो किसके रूप में पाया जाता है, ए, प्रोटोप्लाज्म, बी, कोशिका झिल्ली, सी, लाइसोसोम, या डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक जीवित जो कोशिका के जो पूरे संपूर्ण जो पार्ट होते हैं वह हम डिस्क्रिप्टिव में पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव का पढ़िए, उसमें आपको मालूम पड़ता चलेगा कि कोई भी सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही बाकी सारे जो अवयव हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे अवयव पाए जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो होता है इसका राइट आंसर होगा, और यही जो होती है एक कोशिका की एक जो आधार होता है, सेल का जो आधार है वह प्रोटोप्लाज्म ही होगा। तो ए, प्रोटोप्लाज्म। इस तरीके से अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो किसी भी सेल के अंतर्गत, क्योंकि हम सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो सेल का जो जीवन का आधार होगा डी, जीव द्रव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है, लेकिन यह किसका बना होता है। ऑप्शन ए, केवल कोशिका द्रव्य, दूसरा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, या कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं। तो कोई भी कोशिका का जो जीवित अंश है वह जो है तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी कोशिका में, कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका का अंश भी होता है, केंद्रक भी होते हैं और इनके अंग भी होते हैं। तो राइट आंसर इज डी, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं। अगला जो क्वेश्चन है कि कोशिका में जो स्थित तरल जैविक पदार्थ है जिसे जीव द्रव्य कहा गया,
तो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? ऑप्शन जो इसके देख लेते हैं। पहला है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेई पुरकिंजे या एम सी स्लीडन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेई पुरकिंजे। और इन्होंने जो है कुछ तंतुओं के बारे में, टिश्यू के बारे में भी बताया था। आगे चल के हम उसको भी देखेंगे, जिसे परकिंजे फाइबर या परकिंजे टिश्यू कहा जाता है। जब हम हार्ट के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वहां पे भी इनको पढ़ने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य के अंदर क्या सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, वसा होती है, या खनिज, या जल? तो कोई भी सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला पदार्थ है वो होता है जल। जल कहीं ना कहीं सबसे अधिक पाया जाता है। लगभग 70% जो है कोशिकाओं में जल होता है, बाकी कार्बनिक पदार्थ। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी का भी अगर पूछे तो ह्यूमन बॉडी में भी 70% लगभग जल जो है पाया जाता है। ये पहले ही यूपीएससी में पूछ चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में आ भी गया कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में जो अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, तो किसके अणु होते हैं? इसमें भी सबसे लास्ट में ऑप्शन है डी, पानी। तो बिना देखे अब सीधा सीधा जो है, बिना अगर पानी ऑप्शन दिखे तो डायरेक्ट क्लिक करो कि पानी ही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? मतलब राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम की उपाधि क्या दी गई है? हम इसको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव में स्टडी 365 ऑफिशियल का जो चैनल है यूट्यूब पर, आप वहां पर भी डिस्क्रिप्टिव रूप में देख सकते हैं और बाकायदा बारीकी के साथ पढ़ सकते हैं। हर एक टॉपिक वहां पर क्लियर कराए गए हैं। स्टडी 365 ऑफिशियल यूट्यूब पर जा करके आप देखिए और उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए। डेफिनेटली यह है कि कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कहीं से भी नहीं छूटेंगे और आपका जो एफर्ट होगा हमारे हिसाब से लगभग 100% एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में होगा। तो चलिए देखते हैं राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। पहला प्रोटीन निर्माण, बी प्रकाश संश्लेषण, या सी वसा निर्माण, या डी श्वसन। मतलब राइबोसोम में होता क्या है? तो राइबोसोम में जो होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन की फैक्ट्री ही कही जाती है, इसकी उपाधि है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जो यूपीएससी के पहले भी क्वेश्चन में पूछ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे आते हैं हम कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में बनता है प्रोटीन? पहला है रेटिकुलम, बी गोल्गी एपरेट्स या गोल्गी काय, या सी राइबोसोम, या डी लाइसोसोम। तो हमें पता है कि जो कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो कहीं ना कहीं जो है राइबोसोम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी राइबोसोम। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किस कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती है? तो झिल्ली पहला बोलते हैं कि राइबोसोम में नहीं होती है, क्या लाइसोसोम में नहीं होती है, या गोल्गी बॉडी में नहीं होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका जिसे कहा जाता है उसमें नहीं होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राइबोसोम ए। क्यों? क्योंकि राइबोसोम के जो कण होते हैं जहाँ पे प्रोटीन निर्माण इकलौती यही जो है जहाँ पर झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये रफ की तरीके से होता है। तो ए राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल जिसे कहते हैं वेसिकल के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? ए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रादपी जालिका, बी गोल्गी काय, सी लवक, या डी सूत्र कणिका। तो इसका जो आंसर होगा एक बार देख लेते हैं। पुटिकाओं के लिए जो होता है, पुटिकाएं किन में पाई जाती है? तो पुटिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि गोल्गी जो बॉडी है डिस्क्रिप्टिव में गोल्गी बॉडी में पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑप्शन होगा गोल्गी बॉडी, बी गोल्गी बॉडी। इस तरीके से हमें ट्रिकी वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे क्लियर होंगे। अगला जो क्वेश्चन है 34वां नंबर, लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम किसमें से बनता है? ए
माइटोकॉन्ड्रिया में, बी सेंट्रियोज में, सी प्लाज्मा झिल्ली में, या डी गोल्गी कॉय में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसको देख लेते हैं कि लाइसोसोम की जो संरचना होती है वो कहीं ना कहीं गोल्गी बॉडी में होती है। गोल्गी बॉडी से होती है। गोल्गी बॉडी ही जो है लाइसोसोम को जब प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है तो लाइसोसोम को आगे की तरफ भेजता है और लाइसोसोम हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करता है और कभी कभी उसे खाते खाते या नष्ट करते करते खुद भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इसका जो सीधा संबंध है वह है लाइसोसोम का गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय से। अगला जो बढ़ते हैं कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो जो पाचन थैला है थैली कहलाती है, पहला जो ए ऑप्शन है गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सी जो है राइबोसोम, या डी लाइसोसोम। इसका जो आंसर है, देखिए क्या बोला गया है, पाचन थैली या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने अभी बताया था कि गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है जो ये खाने का काम करता है हानिकारक या जो है खराब हुई सेल्स को। तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर होगा डी। अगला जो है निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और हमें देखने को भी ये जरूर मिल जाता है। तो एटम बम के बारे में मैं देख लेते हैं कि सूक्ष्म नलिका को, या बी न्यूक्लियोलस को, या सी गोल्गी काय को, या डी लाइसोसोम को। तो इसका जो आंसर है वह है डी लाइसोसोम, क्योंकि यह हानिकारक बैक्टीरिया को खाता है और एक खत्म हुआ तो दूसरा फिर बनता है और स्पीड के साथ ये अपना वर्क करता है, इसीलिए इसको एटम बम कहा जाता है। अगला जो है निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंग को कोशिका की आत्मघाती या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वह न्यूक्लियस बी जो ऑप्शन है वो है, या सी केंद्रिका न्यूक्लियोलस है, या डी लयन काय या लाइसोसोम है। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो भी पार्ट्स आप पढ़ें उसका हिंदी जरूर देखें और इंग्लिश देखें। अगर पेपर हिंदी में अगर आ रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन भी क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे लयन काय ये समझ के बाहर रहेगा। लेकिन लाइसोसोम जो हिंदी वाले भी पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। तो जो शब्द चाहे जो वर्ड हमें क्लियर ना हो, आपको क्लियर ना हो, तो उन्हें इंग्लिश मीडियम के या इंग्लिश क्वेश्चन में जरूर देखें। तो इसका जो ऑप्शन है आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते करते खुद ही मर जाता है, खुद ही खा लेता है अपने आप को। और ये देखिए कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले से भी। अगला जो क्वेश्चन है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो लाइसोसोम जो है वो किसकी वजह से जो है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसका जो ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या प्रोटीन है, ए प्रोटीन, बी वसा, सी स्त्रावित पदार्थ, डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो देखिए लाइसोसोम की बात आती है, अगर राइबोसोम होती तो हम प्रोटीन कह सकते थे, मेम्ब्रेन की बात होती तो हम वसा कह सकते थे, गोल्गी बॉडी की बात होती तो हम स्त्रावित पदार्थ कह सकते थे। लेकिन जब लाइसोसोम की बात आए तो लाइसोसोम में है एंजाइम होते हैं जो, तो एंजाइम, तो वो एंजाइम जो शब्द है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर सही फिट होता है, सही बैठेगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल है किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका के अंग के सेल ऑर्गेनल को बचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है लाइसोसोम। ये इसकी जो है कार्य है, इसकी विशेषता है कि ये हानिकारक जो है बैक्टीरिया या हानिकारक जो है अंग है उनको खाकर पचाकर उनको अलग करता है। तो इसका सी लाइसोसोम। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण या नियंत्रक किसे कहा जाता है। ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, सी लाइसोसोम, या डी क्रोमोसोम। तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है जो केंद्रक, एक केंद्रक में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और केंद्रक को ही उसका ब्रेन कहा जाता है और पूरी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो ब्रेन ही करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो पहले ही दे दिया है केंद्रक। तो केंद्रक ही पूरे जितने भी
कोशिका को नियंत्रण का काम करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम कि एक कोशिका के अंदर या एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य ही भरा होगा। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला कोशिका द्रव्य, बी जीव द्रव्य, सी न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, या डी न्यूक्लियोसोम। तो एक कोशिका के केंद्रक में अगर बात की जाए कोशिका द्रव्य, तो पूरे कोशिका में जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है उसे हम कहते हैं। बी जो जीव द्रव्य होता है कोई भी केंद्रक है उसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन की तरफ पाई जाती है। सी वाले ऑप्शन को देखा जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है कोशिका के केंद्र में पाया जाता है या केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि कोशिका के केंद्र में बोल रहा है, केंद्रक में, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी न्यूक्लियोप्लास्ट। अगला जो है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, या डी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए कोई भी कोशिका है उनमें कार्बोहाइड्रेट कितनी बनती है उसके बारे में कोई अभी व्याख्या क्लियर नहीं है, वो सेल के ऊपर डिपेंड होता है। वसा या प्रोटीन इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये विभिन्न विभिन्न अंगों में पाया जाता है कोशिका के। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वह है न्यूक्लिक अम्ल। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है और इन्हीं में जो गुणसूत्र होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और जो डीएनए होते हैं, ये चीज़ें न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। अगला जो है निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एक लग कौन है, मतलब कौन जिम्मेदार है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फेट। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें देख लेते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है जब वो बॉन्ड बनाएगा, ये केमिस्ट्री या बायो के बीच का अपन रिलेशन बताएं, तो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड बनेगा जो तो न्यूक्लियोटाइड के थ्रू होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वह सी न्यूक्लियोटाइड। अगला जो है कि डीएनए का पूर्ण रूप मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम ये शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड ही कहा जाता है डीएनए को, जिसका मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। शायद आगे हमें क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि डीएनए की जो डबल हेलिकल या द्विकुंडली जो संरचना का पता किसने लगाया था। ऑप्शन में भी है, दिखी गया है, मॉर्गन ने, डी ब्रिज ने, हरगोविंद खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने। तो इसे जो सबसे पहले जो देखा इसका जो आंसर होगा मॉर्गन ने, इसका जो है इनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। जो ह्यूगो डी ब्रिज है उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वाटसन और क्रिक है, इन्होंने ही बताया था और इनको जो है इसके बेस पर जो नोबेल पुरस्कार है उससे भी इन्हें नवाजा गया था। तो वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन बनता है कि डीएनए कोशिका के प्रमुख रूप से क्या संग्रहित होता है। ए गोल्जी संरचनाएं, बी कोशिका द्रव्य, सी प्लाज्मा झिल्ली, या डी नाभिक। मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो डीएनए होता है कहाँ पर मुख्य रूप से स्टोर होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे गोल्गी बॉडी पे तो बनता नहीं, प्रोटीन का संबंध है। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो आती है तो बात करें वहाँ फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब आते हैं जो नाभिक की बात जो है, तो नाभिक के अंदर ही जो डीएनए और आरएनए जो डीएनए और गुणसूत्र होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर इनमें अगर नाभिक नहीं होता और सपोज अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका राइट आंसर होता। तो यहाँ पे डी नाभिक होगा, क्योंकि नाभिक के अलावा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिर्फ पाई जाती है। निम्नलिखित में से जो नाभिक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। देखिए जो भी डिस्क्रिप्टिव मैं बता रहा हूँ, जो भी हमने अपने जो है डिस्क्रिप्टिव में बताया है वीडियो में, उनमें सारे जो क्वेश्चन है पुराने प्रीवियस ईयर के वो मिलते जा रहे हैं।
तो अगर इसे अच्छे से और बेसिक रूप से जानना है, समझना है, तो स्टडी 365 के ऑफिशियल जो चैनल है उस पर जाइए और उस पर सर्च कीजिए और उस वीडियोस को देखिए। 100% है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा कि डीएनए जो है कि नाभिक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो मैंने अभी ही बता दिया था कि नाभिक के अलावा जो पाया जाता है वह डी है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आईएएस में भी इसमें क्वेश्चन को पूछा गया था, ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है डीएनए का जो परीक्षण एनालिसिस, उसका जो पता है किसने लगाया था। देखिए खोजकर्ता अलग होते हैं और परीक्षणकर्ता जो है अलग होते हैं। ए डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा, बी डॉक्टर वी के कश्यप द्वारा, सी वॉटसन और क्रिक के द्वारा, डी ग्रेगर मेंडल द्वारा। तो देखिए अगर हम नीचे से बात करें कि ग्रेगर मेंडल ने, उन्होंने मटर में जो है आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। वॉटसन और क्रिक ने उस मॉडल का प्रतिपादन किया था डबल हेलिकल कुंडली का। उन्होंने डीएनए के बारे में जो है विकसित या परीक्षण नहीं किया था, सिर्फ डीएनए का जो बॉन्डिंग है, डबल हेलिकल कुंडली जो बनी होती है उसके बारे में बताया था। ठीक। डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा इनके बारे में नहीं बताया गया, मैंने अभी तक नहीं सुना है क्योंकि इंडियन के हैं। डॉक्टर जो एलेक जेफरी है, कहीं ना कहीं इनका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर जो होगा ये डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा है। ये पहले से मैं पढ़ चुका हूँ। तो ए डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा, इसमें कंफ्यूज मत होना अगर आता है तो। डीएनए के जो द्विकुंडलित अगर वर्ड मिलता है तो वॉटसन और क्रिक होंगे। अगर डीएनए का परीक्षण अगर बोला जाए तो जो जेफरी है, जेफरी के थ्रू किया गया था। अगला जो है डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। हीटिंग पर, बी कूलिंग पर, या क्रिस्टलाइजिंग पर, या रेप्लिकेशन पर। तो इसका जो आंसर है कि डीएनए जो हाइपर क्रोमोसिटी है सबसे ज़्यादा जो दिखाता है वो है डी रेप्लिकेशन पर। क्यों होता है ये वीडियो पर आप देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव है उस पर देखिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगला जो है कि डीएनए में पाई जाने वाली जो है लड़कियां हैं हेक्सोस, हेप्टुलोस, पेंटोस या जाइलोलोस। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये उपाधि है तो डीएनए का। तो जो इसका जो आंसर है वो है पेंटोस। डीएनए में पेंटोस पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है डीएनए में थायमिडाइन जो होता है द्विविभाजित संरचना किसके कारण होती है। तो जो डीएनए में जो चार जो इस जो क्या बोलते हैं अम्ल होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो प्रोटीन है जो हाइड्रो बॉन्ड से बने होते हैं, तो ये किसके कारण द्विविभाजी जो है संरचना देखने को मिलती है, थायमिन की। तो थायमिडाइन इसीलिए बोला गया है। तो ए बीटा और गामा किरणों के थ्रू, बी यूवी रेज के थ्रू, सी आईआर किरणों के थ्रू, या एक्सरे के थ्रू। तो जो इसका ऑप्शन है, हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि डीएनए वगैरह जो पता लगाते हैं वो यूवी रेज के थ्रू ही इसका जो है संरचना का देखा जाता है और यही इसका सबसे बड़ा कारण है। इस तरीके से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के लगभग लगभग पूरे होते हैं। और इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो जरूर देखें स्टडी 365 में। आगे के जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं जो पीएससी लेवल के, और सिर्फ पीएससी के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी एग्जाम हैं हम धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और साथ में इसे एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे हम अच्छे से अच्छा जो है 85% से जो ऊपर है टारगेट हम उसको अचीव कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।